हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम क्लास 12 फिजिक्स में करने वाले हैं कुछ और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जो कि है चैप्टर 1 से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सो दिस इज सेट नंबर 3, जिसमें हम सॉल्व करेंगे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल फिमेटिक्स लर्निंग हब सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम अपना लाइव सेशन जल्द से जल्द लाएं, तो आपको करनी होगी हमारी मदद। आपको हमारे वीडियोस को सिंपली शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, सो दैट वी कैन हैव अ लॉट मोर सब्सक्राइबर्स विथ अस। देन वी विल स्टार्ट विथ आवर लाइव सेशन। लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट्स को क्लियर आउट कर सकोगे। ऑल्सो हम आपको प्रोवाइड करेंगे न्यूमेरिकल्स एंड गुड कॉन्सेप्ट्स। सो विथ अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड गुड कॉन्सेप्ट्स आपको काफ़ी मदद मिलेगी फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ज़रूर से करिए हमारी मदद इस फिमेटिक्स लर्निंग हब की फैमिली को ग्रो करने में। अगर आपको ज़रूरत है क्लास 11 एंड 12 फिजिक्स नोट्स की, दैट टू फॉर फ्री, तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल। आप हमारा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं बाय द सेम नेम फिमेटिक्स लर्निंग हब। लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं, तो ज़रूर से जाइए, विजिट करिए हमारा फेसबुक पेज और ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस नाउ। आज हम करने वाले हैं सेट 3। सो सेट 3 का पहला क्वेश्चन जो है, जो कि चैप्टर 1 का 10th क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट जो है वो दिया गया है 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर। ये वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ये अलाइंड है, मीन्स एंगल बनाता है 30 डिग्री का विद द डायरेक्शन ऑफ, किसके साथ एंगल बनाता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड दी गई है, इट इज 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इस केस में हमें बताना है कि बताइए व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। टॉर्क कितना लगेगा इस डाइपोल पे? तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है, डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू दी गई है, लेट अस राइट डाउन 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड दी गई है, इट इज गिवन टू बी 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, राइट। यहाँ पे जो एंगल थीटा है, थीटा वो एंगल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में है, या डायपोल मोमेंट जो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इट इज गिवन टू बी एज 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल है। सो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ये डाइपोल मोमेंट है सपोज, और ऑब्वियसली इसको हम पी वेक्टर से डिनोट करेंगे, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, राइट। सो दिस इज ई वेक्टर, और इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू यहाँ, मतलब मैग्नीट्यूड्स यहाँ पे दी गई है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज सिंपली थीटा, जो कि दिया गया है 30 डिग्री। तो इस केस में आपको बताना है कि इस डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा। ऑब्वियसली डाइपोल को जब रख देंगे ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा ही लगेगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है वो है, टॉर्क का फॉर्मूला हमें मालूम है होता है P क्रॉस E, राइट। सो दे ऑलमोस्ट लाइक A क्रॉस B, ये क्रॉस प्रोडक्ट है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसको ओपन करेंगे तो आपका आ जाएगा, ऑब्वियसली दिस इज वेक्टर, सो आई विल गेट इट एज PE साइन थीटा। तो आपको सिंपली इसी फॉर्मूले में, जहाँ पे हम टॉर्क निकाल रहे हैं, आपको PE और साइन थीटा की वैल्यू रखनी है। सो लेट अस पुट द वैल्यू। टॉर्क जो आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हाट इज P इज दिस, सो लेट अस पुट इट नाउ 4 × 10⁻⁹। सो यूनिट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें SI यूनिट में है तो कुछ कन्वर्ट नहीं करना, राइट। इंटू E इज 5 × 10⁴। ओके, नाउ साइन 30 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जो है वो 30 डिग्री है। सो लेट अस नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस। सो 5 4s आई विल बी हैविंग इट एज 20 × 10⁻, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे 4 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो आई विल बी हैविंग इट एज -5।
ओके, नाउ साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, हाफ इंटू 1/2. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू हैव, राइट. सो ऑब्वियसली अगर हम यूनिट की बात करें यहाँ पे टॉर्क में आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि P का जो वैल्यू होता है दैट इज बेसिकली अ कूलम मीटर एंड दिस इज इन न्यूटन पर कूलम. सो जब ये मल्टीप्लाई होगा, यूनिट अगर हम दें, इनफैक्ट आप सबको मालूम ही होगा, तो अगर हम यूनिट की बात करें सो P का होता है यहाँ पे कूलम मीटर और मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूटन पर कूलम के साथ, तो ऑब्वियसली कूलम कूलम कट जाएगा, तो टॉर्क का जो यूनिट आएगा वो आना चाहिए न्यूटन मीटर. तो जो भी आएगा इट विल बी न्यूटन मीटर. सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली सी द यूनिट हियर. सो लेट अस सी. सो 2 1s are 2 10s are. सो यहाँ पे सिंपली जो वैल्यू आएगी इट विल बी कमिंग आउट एज 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर. ओके, तो टॉर्क की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइनली निकाल ली है, इसका मैग्नीट्यूड हमें मालूम चल गया है. सो इट इज कमिंग आउट एज 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर. सो इसी तरह से आपको सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. आई होप जो क्वेश्चन था आज का पहला क्वेश्चन विच वॉज क्वेश्चन नंबर 10 इन द सेट 3 आप सभी को समझ आ चुका है. नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11. सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 11. सो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक पॉलीथीन पीस है, ओके, एक पॉलीथीन का पीस है जिसको रब किया गया है वुल के साथ. सिंपली एक वुल का कपड़ा है और पॉलीथीन है, पॉलीथीन को और वुल को आपस में रब किया गया है. रबिंग में ये पाया जाता है कि पॉलीथीन पीस, जो पॉलीथीन था उसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है एंड इट एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज. सो कितना चार्ज एक्वायर करता है दैट इज 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम. इतना चार्ज जो है पॉलीथीन एक्वायर करता है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है उसका ये है कि बताइए, एस्टिमेट करिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हुए हैं और बताइए कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है और किस में से किस में गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब पॉलीथीन पीस को रब करेंगे वुल के साथ तो यहाँ पे जो है पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होगा वो वुल से जाएगा पॉलीथीन के पास. सो सबसे पहले तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर होने वाले हैं, राइट. इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर होंगे वो कहाँ से कहाँ पे होंगे, दैट इज वुल टू पॉलीथीन. सो पॉलीथीन जो है ये नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा. अब निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वुल से पॉलीथीन के पास गए होंगे. सो Q इज द चार्ज जो कि पॉलीथीन के पास है एंड इट इज गिवन टू बी 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम, राइट. और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इट इज गिवन बाय E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. फॉर्मूला जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी योर Q = NE. सो हियर इट इज, हम इस्तेमाल करेंगे Q = NE. तो ये पॉलीथीन का एक्वायर किया गया चार्ज, ये पॉलीथीन के ऊपर टोटल चार्ज है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं वुल टू पॉलीथीन एंड E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. सो हमें नंबर निकालना है. सो N निकालने के लिए क्या करेंगे, वी विल सिंपली डिवाइड Q बाय E. सो लेट अस नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू यहाँ से लेंगे. सो इट इज 3 × 10⁻⁻7 कूलम ऑब्वियसली, एंड नीचे इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. सो दिस इज व्हाट आई विल बी हैविंग एज अ फर्स्ट पार्ट. तो यहाँ पे जब हमें इसको सॉल्व करना होगा इसकी वैल्यू कुछ आपकी आएगी 1.87 × 10⁻12. ओके, सो व्हेन यू सॉल्व इट, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू सिंपली नीड टू सॉल्व दिस. डिवाइड कर देना है और यहाँ पे ऑब्वियसली 19 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, -7 + 19 एंड विल डिवाइड 3 बाय 1.6. सो सॉल्व करने पे आंसर आएगा 1.87 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स. तो दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ट्रांसफर होंगे कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम ऑब्वियसली वुल टू पॉलीथीन. सो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है क्या मास का भी ट्रांसफर हो रहा है. Yes, there is a transfer of mass. Why there is a transfer of mass?
जब यहाँ पे रबिंग हो रही है बिटवीन वुल एंड पॉलीथीन, तो मास का ट्रांसफर वुल टू पॉलीथीन जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी अपना एक मास होता है, भले ही वो काफी स्मॉल है, बट येस इलेक्ट्रॉन हैज गॉट अ मास। सो सेकेंड क्वेश्चन जब हमें सॉल्व करना होगा, so let us see how are we going to do that. So let us now solve this, the second part. Now जब हम यहाँ पे निकालेंगे मास, ओके, जब हम मास निकालेंगे यहाँ पे, जो मास जो ट्रांसफर हुआ एग्जैक्टली दैट इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंड जितना नंबर हमें मिला था, नंबर कितना मिला था, ऑलरेडी इनिशियली आंसर आ गया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि ट्रांसफर हो गए थे दैट वाज 1.87 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 12। तो दीज वर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो चुके थे। अब टोटल मास निकालने के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू, सिंपली मास आ जाएगा, मास ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 kg है, ओके, दिस इज इन kg इंटू n, 1.87 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 12। सो दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर से हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जब आप सॉल्व करोगे ऑन मल्टीप्लाइंग इट, यू विल गेट इट एज 1.706 into 10 to the power of -18 kg. So these are the number of, this is the mass. ये इतना मास है, मीन्स 1.706 into 10 to the power -18 kg का मास है, जो कि एक्चुअली ट्रांसफर होगा कहाँ से कहाँ, वुल टू पॉलीथीन, राइट। सो ये है सेकेंड पार्ट का आंसर, जिसमें हमने बता दिया है कि कितना मास ट्रांसफर होगा वुल टू पॉलीथीन। आई होप जो सेकेंड क्वेश्चन था एंड बोथ द पार्ट्स आर क्लियर टू यू। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमने सबसे पहले लिया है पार्ट ए। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो दो इंसुलेटेड कॉपर के 4 स्फीयर्स हैं, जिनका नाम दिया गया है ए एंड बी, ओके। तो कुछ इस तरह से हैं, ये दोनों चार्ज स्फीयर्स हैं, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर स्फीयर बी। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है सेंटर्स के बीच में, वो दिया गया है 50 सेंटीमीटर। सो दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स। सो ये है एक्चुअली आर दिया गया है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। सो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वी विल हैव इट एज 0.5 मीटर, राइट। नाउ चार्ज जो दिया गया है इन दोनों के बीच, क्योंकि ये सिमिलर चार्जेस हैं, चार्ज की वैल्यू सिंपली दी गई है, मीन्स Q1, अगर मैं QA लूँ, QA और QB मीन्स चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर, चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर, B स्फीयर is given to be as the value is given to be as 6.5 into 10 to the power of -7 कूलम, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि ये ऑब्वियसली सिमिलर चार्जेस हैं, साइन दोनों का सेम है, सिमिलर है, तो रिपल्शन करेगा, रिपल्शन एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो वही वैल्यू हमें निकालनी है। सो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे कूलम्स लॉ का। सो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स जब हम निकालते हैं दैट इज गिवन टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो चार्ज ए into charge B divided by the square of the separation, R square। अब क्योंकि ये दोनों QA और QB सेम है, तो हम यहाँ पे इसी चार्ज की वैल्यू को रख देंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। सो F की वैल्यू आ जाएगी, नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीन्स 9 into 10 to the power of 9। सो अगर यूनिट में बता दो, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो होता है, यहाँ पे एयर का केस है, सो यूल बी हैव इट एज 9 into 10 to the power of 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। सो आफ्टर पुटिंग दिस ओवर हियर विल बी हैविंग QA मीन्स इसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इंटू 6.5 इंटू 10 to the power of -7 का स्क्वायर। सो डिवाइडेड बाई R square means 0.5 whole square, right? So on solving it, this is how we are going to do that. So simply calculation जब आप करोगे इसके आगे,
यहाँ पे ऑब्वियसली पावर्स का कुछ हो जाएगा. सो लेट अस जस्ट डू समथिंग विद द पावर्स नाउ. So I'll be rubbing this question here. So फोर्स की वैल्यू यहाँ पे हम निकालते हैं. आई एम हैविंग 9 into 10 to the power of 9, right? And I am having 6.5. So 6.5 का होल स्क्वायर यहाँ पे है और into 10 to the power of minus 7 into 2 is minus 14, right? And 6.5 whole square divided by, I can write it simply as 5 into 10 to the power of minus 1. ओके, सो ये एक्चुअली में किस तरह से हम लिख सकेंगे इसको, 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -1 और इसका सिंपली होल स्क्वायर लेना है, राइट? सो जब आप इसको होल स्क्वायर करोगे तो एक तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा. 5 का स्क्वायर इज 25. सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट हियर एज 25 इंटू यहाँ पे 10 टू द पावर ऑफ -2. 10 टू द पावर ऑफ -2. दिस इज व्हाट आई एम हैविंग ओवर हियर. सो पहले पावर्स का देख लेते हैं, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू. यहाँ पे हमारे पास है 9 इंटू 6.5 का होल स्क्वायर एंड इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 है, ये -14 हो गया, ये 2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा और नीचे 25 बचेगा. सो एफ विल बी कमिंग आउट एज, पहले हम यहाँ पे ले लेते 6.5 का होल स्क्वायर. सो व्हेन आई स्क्वायर 6.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा एज 42.25, राइट? अब इस 42.25 को हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं 9 से. सो ऑन मल्टीप्लाइंग 9 हम सिंपली क्या करने वाले हैं, 9 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 42.25 से, जो कि 6.5 का स्क्वायर था यहाँ पे. सो यहाँ पे इसका आ जाएगा 380.2500. ओके, और मल्टीप्लाइंग दिस, सो आई एम हैविंग इट एज, अब ये हमें मिल गया इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट हमें मिल गया. अब इसको सिंपली डिवाइड कर देना है 25 से. सो लेट अस जस्ट डिवाइड इट बाय 25. जब हम 25 से इसको डिवाइड करेंगे, सो व्हाट आर वी गोइंग टू हैव, सो द नंबर दैट विल बी कमिंग इज एज 15.21, राइट? इनटू 15.21 आ जाएगा. और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अब वैल्यू को लिख देंगे 10 टू द पावर, यहाँ पे देखिए 9 minus 14 plus 2, so 9, 10, 11. So I'm having 11 minus 14. And what is 11 minus 14? 9, 10, 11 minus 14. So will be having at, obviously, let me just write it here in a proper way. It will be -3. So F equals to 115.21 into 10 to the power of -3, राइट? तो आप इसमें भी आंसर दे सकते हो. ऑल्सो ये इतने न्यूटन्स आ जाएगा. ऑल्सो यू कैन राइट इट एज F इक्वल्स टू, आप डेसिमल को एक डिजिट पहले ले आइए, तो जब एक डिजिट पहले ले आएंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा क्योंकि हमने एक प्लेस शिफ्ट की है. और यू कैन राइट इट एज 1.521 into 10 to the power of -2 newtons. So this is the answer that you will be getting in this case. So जो mutual force of attraction जो निकल के आया है इस केस में, it is coming out as 1.52 into 10 to the power of -2 newtons. So this was your first part. Now let's do the part B of the same question. ये उसी question का part B है. Question में ये कहा गया है कि क्या होगा force of repulsion अगर स्फीयर्स के चार्जेस को जस्ट डबल कर दिया जाए, डबल दी अबव अमाउंट. अबव अमाउंट में था 1.65 इंटू 10 टू पावर ऑफ -7 कूलम. जब इसको आप डबल करोगे, सो ऑन डबलिंग मीन्स हमने न्यू चार्जेस को क्यूआर डैश एंड क्यूबी डैश से डिनोट किया है. तो न्यू चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 1.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलम. और उनके बीच के डिस्टेंस को अब हाफ कर दिया जाए, मीन्स r/2. सो व्हेन विल डू r/2, दैट इज अब जो नया डिस्टेंस r डैश आ जाएगा, इट विल बी 0.5 डिवाइड बाई 2 विच इज एज 0.25 मीटर्स. अब हम इसको डायरेक्टली कूलम्स लॉ से सॉल्व करते हैं. तो फोर्स आपका आ जाएगा इस केस में 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 इंटू चार्जेस सेम है तो स्क्वायर जाएगा, मीन्स 1.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 का होल स्क्वायर.
एंड डिस्टेंस हाफ हो चुका है, दैट इज 0.25. ओके, अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, यू कैन सिंपली डू दैट. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ओके, दिस इज 0.25. सो व्हेन यू विल सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यू एज 0.243 न्यूटन्स. तो फोर्स की वैल्यू चार्जेस को डबल करने पे और सिंपली हाफ करने पे, डिस्टेंस को हाफ करने पे, लाइक इनिशियली जो था, अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स आपका सिंपली इनिशियल केस में था, दैट वाज योर प्रोपोर्शनल टू लाइक प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. अगर Q लेके चलें तो Q स्क्वायर हो जाएगा, एंड इट वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. ये इनिशियल था, तो एक तरीका बता रही हूँ मैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. सो ये इनिशियल था शुरुआत के केस में, बट जब हमने चार्जेस को डबल कर दिया, राइट, चार्जेस को जब डबल कर दिया तो हमें एफ डैश जब निकाला, वहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, एफ डैश वॉज प्रोपोर्शनल टू, चार्ज को डबल कर दिया, मीन्स 2Q का होल स्क्वायर अब हो जाएगा, एंड R को हाफ कर दिया, मीन्स R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. जब आप इसको सिंपली सॉल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग इट एज दिस इज 4Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर बाय 4. ओके, सो दिस इज 4Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर बाय 4. आप अगर इसको सिंपली इस तरीके से लिखना चाहो तो देखते हैं क्या आता है. यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एक और तरीके से, जहाँ पे आप सिंपली डायरेक्ट एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो ये एफ डैश जो था, ये सेकेंड केस में था, जब चार्जेस को डबल कर दिया गया है एंड डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है. तो अगर आप इसको देखो, ये एफ डैश जो आएगा वो प्रोपोर्शनल आएगा टू, दैट इज 4Q स्क्वायर इंटू 4 ऊपर चला जाएगा 4 बाई R स्क्वायर. सो 4 इंटू 4 16. सो इट इज बेसिकली योर प्रोपोर्शनल टू 16Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर. तो अब यहाँ पे देखो आप, ये Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर एक्चुअली F था, Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर F था, तो ये एक्चुअली प्रोपोर्शनल है टू 16 टाइम्स ऑफ F, जो ओरिजिनल फोर्स था, लाइक शुरुआत के केस में. तो यहाँ पे ये 16 टाइम्स इट इज गोइंग टू बी. सो यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं एफ डैश इज एक्चुअली इज गोइंग टू बी, जब आप रेशियो भी लोगे एफ डैश बाई एफ का, मीन्स ये सेकेंड केस में था और ये फर्स्ट ओरिजिनल केस है, इनका एक्चुअली फैक्टर आएगा 16. ये मीन्स 16 टाइम्स हो जाएगा जब आप एफ डैश निकालोगे. सो दिस इज हाउ ऑल्सो यू कैन डू दैट. बट यहाँ पे आप जो है, ये डायरेक्ट वे है, डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका, आप इस तरह से भी कर सकते हो, राइट. सो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था. आई होप आज के सोल्यूशंस आपको डेफिनेटली क्लियर हुए होंगे. सो NCERT plays a very important role in your JEE exams or any other competitive exams. So don't forget to go for the NCERT. राइट, सो आई स्टॉप द वीडियो हियर. आज का लेक्चर यहीं तक ख़त्म हुआ. सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए. वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच एवरीवन.